प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। सब कुछ चावल बाद में डालेंगे। अरे बच्चों, ये क्या हो रहा है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर, आपको याद है कल आपने हमें अकबर और बीरबल की कहानी सुनाई थी? हाँ, याद है। उस कहानी में बीरबल पेड़ से टंगी हांडी पे खिचड़ी बनाता है, लेकिन आग तो जमीन पे होती है, इसलिए खिचड़ी नहीं बन पाती। बिल्कुल सही। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि कल मैंने बताया था कि कहानी में बीरबल ने यही कहा है कि आग इतनी दूर रखने पर खिचड़ी बन ही नहीं सकती। तो फिर तुम ये गलती दोबारा क्यों कर रहे हो? वो तो सर आप इस वंश से ही पूछिए। इसका कहना है कि बीरबल ने जरूर कोई ना कोई गलती करी होगी, तभी तो खिचड़ी नहीं बन रही। तो सर, मैंने कुछ गलत कहा? अब आप खुद ही बताइए कि सूरज यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर है और यहाँ तक कि यहाँ से देखने में वो एक छोटी सी बॉल जैसा दिखता है, तो क्या उसकी गर्मी हमें क्यों लगती है? अरे भाई, बीरबल ने कोई गलती नहीं की थी और फिर सचमुच इतनी दूर से खिचड़ी बन ही नहीं सकती। पर वंश, तुम्हारा प्रश्न भी गलत नहीं है, बल्कि यही प्रश्न 19वीं सदी के बहुत बड़े वैज्ञानिक फुइयो को भी परेशान करता था। ओह, पीरियड तो खत्म हो गया, पर कोई बात नहीं। तुम लोगों का अगला पीरियड लाइब्रेरी का है ना? यस सर। गुड। तो फिर आज जाके वहां ये देखना कि फुइयो ने क्या एक्सपेरिमेंट किया। यूरोप में रहने वाले फूरिये जानते थे कि यूरोप के देश अधिकतर ठंडे रहते हैं और भारत जैसे देश गर्म, मगर धरती का औसतन तापमान फिर भी 14 से 16 डिग्रीज है। धरती के इस तरह गर्म होने की वजह क्या सूर्य है, या फिर हमारी धरती के अंदर की गर्मी धरती की सतह को भी गर्म कर रही है? इस सवाल का जवाब पाने के लिए फूरिये ने वैज्ञानिकों को दुनिया के अलग अलग कोनों में भेजा। उन्होंने वहां तापमान लिए। तापमान में काफी अंतर था। जहां भूमध्य रेखा के पास काफी गर्मी, वहीं ध्रुवों के पास बहुत ठंड थी। इतना ही नहीं, वैज्ञानिकों ने खुदाई करके अलग अलग गहराई पर भी तापमान लिए। उन्होंने पाया कि लगभग 5 फीट के बाद सभी जगह का तापमान करीबन एक सामान्य था, फिर चाहे वो ध्रुव हो या फिर भूमध्य रेखा। इससे फूरिये ने यह माना कि धरती के अंदर की गर्मी उसकी सतह को गर्म या ठंडा नहीं कर रही, बल्कि सूरज ही धरती की सतह को गर्म कर रहा है। उन्होंने इससे संबंधित कई प्रयोग किए। उनमें से एक प्रयोग स्विस वैज्ञानिक हॉरिस द सोसुअर के हॉट बॉक्स प्रयोग पर आधारित था। इसे आज भी दोहराना आसान है। इसके लिए हमें चाहिए एक लकड़ी का बक्सा जिसके अंदर के सभी हिस्सों में काला रंग किया हुआ हो। बक्से में एक थर्मोमीटर रखते हैं
और ऊपरी सतह को कांच से ढक देते हैं। बक्से के ऊपर एक और थर्मोमीटर रखते हैं। क्या बक्से के अंदर और बाहर का तापमान अलग होगा? कुछ देर रुकते हैं। चलिए अब दोनों का तापमान नापते हैं। बाहर रखे थर्मोमीटर का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के करीब है, मगर बक्से के अंदर का तापमान उससे बहुत ज्यादा है, लगभग 50 डिग्री सेल्सियस। ऐसा ही एक प्रयोग करने के बाद फूरिये ने यह माना कि सूर्य की रोशनी बक्से के अंदर की काली सतह को गर्म करती है। गर्म होकर यह सतह ऊष्मा छोड़ती है, मगर कांच की वजह से बाहर नहीं जा पाती। इसलिए बक्से के अंदर का तापमान बढ़ता जाता है। उस वक्त के वैज्ञानिकों ने इन किरणों को डार्क रेडिएशन का नाम दिया, ऐसी किरणें जो अदृश्य थी। ऐसा इसलिए क्योंकि ये किरणें अदृश्य और रहस्यमयी थीं। इसके आधार पर फूरिये ने यह सोचा कि धरती के वायुमंडल में भी कुछ ऐसा है जो इस कांच की तरह ऊष्मा को रोक रहा है। ये अदृश्य किरणें क्या हैं और उसे क्या रोक रहा है? ऐसा ही एक प्रयोग करने के बाद फूरिये ने यह माना कि सूर्य की रोशनी बक्से के अंदर की काली सतह को गर्म करती है। लेकिन वंश, ये डार्क रेडिएशन क्या थी? अरे इसी का जवाब तो फूरिये ढूंढ रहे थे। तो क्या उन्हें जवाब नहीं मिला? उन्हें तो नहीं, लेकिन किसी और ने तो इस पर खोज शुरू किए होंगे। इस कड़ी में सबसे पहला नाम आता है फ्रेडरिक विलियम हर्शल का। उन्होंने एक दिलचस्प प्रयोग किया। यह प्रयोग सूरज की किरणों को अलग अलग रंगों में बांटकर देखने और उनके तापमान के अंतर को समझने से जुड़ा था। आज हम भी यह प्रयोग दोहरा सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए एक पानी से भरा कांच का जग, कुछ थर्मोमीटर्स और एक आईना। आईने को इस तरह टेढ़ा करके जग में रखें। आईने पर धूप पड़ते ही रोशनी 7 रंगों में बंट गई है। इनमें से 3 रंगों के आगे हम थर्मोमीटर्स रखते हैं, लाल, हरे और यहां बैंगनी पर। थर्मोमीटर्स के सिरों को काला कर देते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा गर्मी सोख सकें। साथ ही एक थर्मोमीटर को हम इन किरणों से दूर रखते हैं ताकि सामान्य तापमान भी मापा जा सके। कुछ देर के बाद रंगों के आगे लगे थर्मोमीटर्स का तापमान बढ़ने लगता है। अलग अलग रंगों का तापमान अलग अलग है, लेकिन दूर रखे थर्मोमीटर से ज्यादा है। बैंगनी रंग का तापमान सबसे कम है और वहीं लाल रंग का सबसे ज्यादा। अब एक और थर्मोमीटर लाल रंग के ठीक आगे रखते हैं। अब आप सोचेंगे कि थर्मोमीटर का तापमान कम हो जाएगा, लेकिन उसका उल्टा ही हो रहा है। थर्मोमीटर का तापमान बढ़ रहा है और वो लाल रंग के तापमान से भी अधिक है। हर्शल ने भी कुछ ऐसे ही प्रयोग किए थे। उनको भी लाल रंग के आगे का तापमान बढ़ा हुआ दिखा। ये देखकर हर्शल ने सोचा कि लाल रंग के आगे भी एक अदृश्य तरंग जरूर है जो सूरज की रोशनी से निकलती है। उन्होंने इसे कैलोरिफिक नाम दिया, जिसका मतलब है ऊष्मा पैदा करना। आज हम इन्हें इंफ्रारेड यानी अवरक्त किरणों के नाम से भी जानते हैं। गर्मी पैदा करने वाली हर एक चीज, जैसे जलता हुआ स्टोव या फिर गाड़ी का रेडिएटर, अवरक्त किरणें पैदा करता है। या फिर यूं कहें, अवरक्त किरणों के कारण ही उनकी ऊष्मा महसूस कर पाते हैं। इस प्रयोग से हमारे शुरू के 2 सवालों में से एक का जवाब तो मिल गया। इंफ्रारेड किरण ही डार्क रेडिएशन है। पर दूसरा सवाल, इंफ्रारेड किरणें को रोकने वाली वो गैस क्या है? इसका जवाब ढूंढा एक और वैज्ञानिक ने।
19वीं शताब्दी में इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक टिंडल के दिमाग में एक प्रश्न उठा। टिंडल ने फूरिये के अदृश्य किरणों के बारे में तो सुना ही था और उनका विचार था कि बेशक वायुमंडल धरती की इंफ्रारेड किरणों, अवरक्त किरणों को सोखती है, मगर क्या वायुमंडल में मौजूद सभी गैसें इन किरणों को सोखती हैं? इस सवाल ने टिंडल को एक ऐसा उपकरण इस्तेमाल करने की प्रेरणा दी जो गैसों की गर्मी सोखने की क्षमता नाप सके। ये जितना रोमांचक था उतना ही पेचीदा भी। पीतल और तांबे के दो टुकड़े, इन्हें अलग अलग तारों से जोड़ते हैं। फिर तार के दूसरे सिरों को बिजली नापने वाले उपकरण यानी गैल्वेनोमीटर से जोड़ देते हैं। दोनों ही धातु को गर्म करते हैं। गैल्वेनोमीटर से पता चल रहा है कि बिजली उत्पन्न नहीं हुई। उसी तरह दोनों धातु ठंडा होने पर भी बिजली पैदा नहीं करते। अब एक तरफ पीतल को हीटर से गर्म करते हैं और दूसरी तरफ तांबे को बर्फ के बक्से में डालते हैं। अब बिजली पैदा हो रही है, यानी कि जब धातुओं के तापमान में अंतर होगा तभी बिजली पैदा होगी। इस सिद्धांत के आधार पर टिंडल ने एक दिलचस्प प्रयोग की रूपरेखा तैयार की। उन्होंने वैसी ही दो धातु लेकर उन्हें तार और गैल्वेनोमीटर से जोड़ा, लेकिन एक बदलाव के साथ। दोनों धातु के बीच एक खोखली नली रखी। वायुमंडल में नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। टिंडल ने इसी गैस से शुरुआत की, नाइट्रोजन को डाला। साथ ही पीतल के पास अवरक्त किरणें पैदा करने वाले उपकरण जैसे रेडिएटर को रखा। उससे निकली किरणें पहले पीतल को गर्म करके खोखली नली में बंद नाइट्रोजन से होकर दूसरी तरफ लगे तांबे तक पहुंची। वो भी गर्म हो गया। टिंडल ने गैल्वेनोमीटर से जाना कि बिजली पैदा नहीं हुई। इसका मतलब ये था कि नाइट्रोजन अवरक्त किरणों को नहीं रोक पाया और इसलिए टिन गर्म हो गया। टिंडल ने फिर यही प्रयोग ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ भी किया। इनसे भी बिजली पैदा नहीं हुई। टिंडल अब चक्कर में पड़ गए। फिर एक दिन जब उन्होंने यही प्रयोग कोल गैस के साथ किया, तब वे आश्चर्यचकित रह गए। कोल गैस से बिजली पैदा हुई, मतलब कि कोल गैस में अवरक्त किरणों को रोकने की क्षमता थी। उत्सुकता से टिंडल ने अपनी जांच आगे बढ़ाई। कई प्रयोगों के बाद उन्होंने पाया कि कोल गैस में पाई जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवरक्त किरणों को रोक रही थी। लेकिन टिंडल हैरान थे कि क्या कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में इतनी कम होने के बावजूद भी इतनी ज्यादा गर्मी सोख सकती है। आखिर इसकी मात्रा सिर्फ 0.3% ही तो है। उन्होंने और भी कई प्रयोग किए। एक प्रयोग में उन्होंने पाया कि एक ऐसी और गैस थी जो कार्बन डाइऑक्साइड से भी कहीं ज्यादा गर्मी सोखती थी। वो थी भाप। कार्बन डाइऑक्साइड और भाप के अलावा बाकी किसी भी गैस में गर्मी सोखने की क्षमता ना के बराबर थी। 19वीं सदी यूरोप के वैज्ञानिक जगत में एक ऐसी चर्चा शुरू हुई जिससे धरती के तापमान पर रुचि और बढ़ी। वो ग्लेशियर से जुड़ी थी। आर्कटिक में पाए जाने वाले विशाल ग्लेशियर्स के निशान 19वीं सदी यूरोप में भी मिले। ग्लेशियर्स जब पिघलते हैं तो चट्टानों पर एक खास तरह के निशान छोड़ते हैं। ये निशान यूरोप में कई स्थानों में पाए गए। सवाल ये उठा कि अगर पहले यूरोप में ग्लेशियर थे तो वे पिघल क्यों गए? स्वीडन के एक वैज्ञानिक स्वांते आर्हेनियस ने इस सवाल का जवाब खोजने की ठानी। उन्होंने अपनी बात सिद्ध करने के लिए कोई प्रयोग नहीं किए थे, बल्कि दूसरे वैज्ञानिकों के प्रयोग और अपनी मैथमेटिकल जोड़ तोड़ से कुछ निष्कर्ष निकाले। वे जानते थे कि वायुमंडल में दो ही गैसेस हैं जो गर्मी सोखती हैं। तो इनमें से किस गैस के कारण धरती का टेम्परेचर इतना बढ़ा कि यूरोप के ग्लेशियर्स पिघल गए? क्या ये भाप थी? उन्होंने माना कि ये गैस भाप नहीं हो सकती। लेकिन क्यों? मुझे मालूम है, लेकिन हमें इसके लिए लाइब्रेरियन मैम के केटल की जरूरत है। चलो करके बताऊं। ये देखो मैम का केटल,
चल अब ऑन करते हैं। वंश देख, भाप बन रही है। और ये देख कुछ और। भाप तो पानी में बदल गई यार, मतलब वो फिर से ठंडी हो गई। याद है हमने ज्योग्राफी की क्लास में क्या पढ़ा था? सूरज की गर्मी से समुद्र का पानी गर्म हो जाता है, जिससे कि वो भाप में बदल जाता है। भाप ऊपर उठती है और वातावरण में ठंडी सतह को छूकर पानी की बूंदों में बदल जाती है। तब तो एक ही गैस बची जिसने धरती के वातावरण को इतना गर्म कर दिया कि यूरोप के ग्लेशियर्स भी पिघल गए। हाँ, वो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। याद है वो किताब में भी दिखा था। आर्हेनियस ने अनुमान लगाया कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में थोड़ा भी बदलाव आएगा तो पृथ्वी के तापमान में भी बदलाव आ जाएगा। आर्हेनियस का मानना था कि ज्वालामुखी के फटने से पैदा होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड के कारण यूरोप के ग्लेशियर पिघले। प्राकृतिक कारणों से वातावरण में बहुत बदलाव आ सकते हैं। आर्हेनियस के समय में यूरोप में औद्योगिक कार्य भी तेजी पकड़ रहा था और कोयले के जलने से बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो रही थी। आर्हेनियस ने कहा कि औद्योगिकरण की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ी है। उनका मानना था कि इसके कारण धरती का तापमान भी बढ़ेगा और वातावरण में बदलाव आएगा। आर्हेनियस ने धरती पर कार्बन डाइऑक्साइड के इस प्रभाव को ग्रीन हाउस इफेक्ट का नाम दिया। पर यह ग्रीन हाउस इफेक्ट है क्या? इसकी तुलना उसी ग्रीन हाउस से थी जो पेड़ पौधे उगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ग्रीन हाउस एक बड़े कांच के कमरे के समान है जिसमें सूरज की किरणें अंदर आती हैं पर सारी गर्मी बाहर नहीं जा पाती। आर्हेनियस के मुताबिक धरती का वातावरण भी ग्रीन हाउस की तरह है। धरती के वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड भी सूरज की किरणों को सोखता है और गर्मी को बाहर निकल जाने से रोकता है। यानी कि अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ना हो तो हमारी धरती बिल्कुल एक फ्रीजर की तरह होती या फिर एक आग का गोला। लेकिन तापमान तो अभी भी बढ़ रहा है, टीवी में नहीं देखा, इसलिए ग्रीन हाउस गैस अच्छी नहीं। अपूर्वा, तुम कंफ्यूज हो रही हो ग्रीन हाउस और ग्लोबल वार्मिंग के बीच में। हाँ यार, ग्लोबल वार्मिंग धरती के लिए अच्छा नहीं और इसी की तो चर्चा चल रही है दुनिया में। चल, लेट हो रहे, रास्ते में बात करते हैं। चल। ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारी धरती को रहने लायक बनाता है। इसकी नामौजूदगी धरती को बहुत ठंडा कर देगी, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में बढ़ोतरी से धरती का औसत तापमान इतना बढ़ सकता है कि फिर धरती पर रहना नामुमकिन हो जाएगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्यों होता है? वायुमंडल में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड के कण अवरक्त किरणों को सोखते हैं और फिर उन्हें हर दिशा में छोड़ते हैं। कुछ किरणें वापस अंतरिक्ष की ओर पलट जाती हैं और कुछ यहीं वायुमंडल में कैद हो जाती हैं। ये धरती के तापमान को संतुलित रखता है, लेकिन जब प्रदूषण फैलाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है तब औसतन तापमान भी बढ़ता है। इसका बुरा असर वातावरण पर पड़ता है और उसमें भी बदलाव आता है। परिवर्तन हर तरफ है। मशीन से घिरी हमारी जिंदगी जहां एक तरफ आसान हो गई है, वहीं दूसरी तरफ हमारे वातावरण पर इसका बुरा असर भी पड़ा है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण मौसम में बेहिसाब फेरबदल हो सकता है, जैसे गर्मी के मौसम में बहुत ज्यादा गर्मी या फिर ठंड के मौसम में बहुत ज्यादा ठंड। ऐसी कई समस्याओं से आज हम जूझ रहे हैं। अभी भी कुछ ज्यादा नहीं बिगड़ा है, तबाही अभी दूर है। जरूरत है तो सिर्फ हमें अपनी आंखें खोलने की। जरूरत है विकास और वातावरण की सुरक्षा के बीच एक संतुलन की।